एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं टॉपर्स सम्मेलन और हमारी अगली मेहमान या अगली प्रेरणा जो है ना, उनका नाम ही काफी है, तपस्या। तपस्या परिहार मध्य प्रदेश से हैं, मेरे मध्य प्रदेश से हैं और जानते हैं इनके पिता किसान, मां सरपंच और पिता इनकी सबसे बड़ी ताकत बने तपस्या को यहां तक पहुंचाने के लिए। मैं तपस्या को आमंत्रित करना चाहूंगा, मंच पर आए तपस्या और नेहा पंत मेरी सहयोगी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया आपका अभिसार, बहुत बहुत बधाई आपको। तपस्या मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से तपस्या परिहार आती हैं, 23वीं रैंक इन्होंने हासिल की है और किसान की बेटी अब भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अफसर बनेगी, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इनके पिता विश्वास परिहार के विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरी हैं तपस्या। इससे पहले कि इनके साथ हम आज के इस सफर की शुरुआत करें, आपको बताएं कि इनके लिए आईएएस का सफर कितना मुश्किल रहा, कितना आसान रहा। उससे पहले इनके जीवन पर जो इनकी तैयारी रही, उसको लेकर ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के किसान परिवार से आने वाली होनहार बेटी तपस्या परिहार ने पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। यूपीएससी परीक्षा में तपस्या परिहार को 23वीं रैंक मिली है। तपस्या परिहार ने साल 2015 में दिल्ली से यूपीएससी परीक्षा की कोचिंग ली। 8 घंटे तक पढ़ाई करने वाली तपस्या पहली बार सफल नहीं हो पाए, लेकिन वो निराश नहीं हुई और मेहनत करती रही। मैंने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाई जो मुझे सूटेबल लगी, जो मेरी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से है, और उसके बाद फिर मैंने बस उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। तपस्या परिहार को घुड़सवारी का बेहद शौक है। तपस्या चाहती है कि देश में बेटे और बेटियों को समान रूप से मौके मिलने चाहिए। तपस्या, आपको भरोसा था कि यूपीएससी में इतनी अच्छी रैंक आएगी आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरे जो घर वाले हैं और मेरे फ्रेंड्स यदि पूछते थे कि तुम्हें क्या लग रहा है, कैसा एग्जाम गया, पहले मेंस के बाद ही, तो मैंने कहा नहीं, इस बार तो नहीं होगा, इस बार मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए पढ़ना शुरू कर रही हूँ अभी से। एंड जब रिजल्ट आ गया मेंस का तो मैं सरप्राइज थी। बाकी सब तो बहुत खुश थे क्योंकि सब यही बोलते रहते थे कि नहीं नहीं तुम कर लोगी। लेकिन फिर अगेन मुझे लगा कि यार हो सकता है, मतलब कट ऑफ तक मार्क्स आ गए होंगे, 1-2 मार्क्स ज़्यादा आ गए होंगे कट ऑफ से, तो कभी नहीं सोचा था कि हो जाएगा, इतने अच्छे रैंक आ जाएगी, वो तो बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर सेम इंटरव्यू के वक्त भी इंटरव्यू मेरा बहुत बुरा हुआ था। मैंने सबको यही बोला कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर बात नहीं। क्यों बोला इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ? एक होता है ना कि आप खुद को सबसे अच्छे से जानते हैं, तो जब आपको कोई क्वेश्चंस पोज किए जाते हैं तो आपको पता होता है कि, और एक पता होता है कि आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं और आप किस तरह से दे सकते थे। तो मैंने खुद को अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स पे कंपेयर किया, तो मुझे लगा कि भाई ये तो मतलब मैं मैं जो कर सकती हूँ, उससे मेरा ये परफॉर्मेंस जो था वहाँ पर वो 20% भी नहीं होगा। एंड तो एक और चीज़ होती है कि अंदर से आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या आप यदि उनकी जगह होते तो आप एक जो एस्पिरेंट है वो आपको जवाब दे रहा है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते। तो उसी वजह से मुझे लगा कि नहीं मेरा बहुत बुरा हुआ था। एंड मार्क्स भी आ गए, तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं इंटरव्यू में। सो आई वॉज राइट, बट देन लोग मान नहीं रहे थे, तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा ये था कि नहीं मुझे पता है नहीं होगा। लेकिन आपकी क्षमताओं को यूपीएससी ने पहचाना होगा। आप भले ही कह रही हैं कि इंटरव्यू में आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर उन्होंने देखा होगा आपकी क्षमताओं को और उसी हिसाब से जज करते हुए आपको 23वीं रैंक मिली है। पर तपस्या, ये बताएं, आप गांव की पृष्ठभूमि से आती हैं, लॉ की आपने पढ़ाई की है, यूपीएससी क्यों चुना? जी देखिए, आई गेस ये जो मेरा डिसीजन था एक आईएएस ऑफिसर बनने का, इसके पीछे जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे मेरा मोटिवेशन रहा है। तो जब मैंने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम टॉप किया तो तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे मार्क्स बहुत ही कम आते थे। मतलब मैं कभी 78% से ज़्यादा नहीं लेके आई थी, पर मैंने 10th में टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया। तो तब एक तो ये होता है कि सबको लगता है कि यूपीएससी के लिए एक होना चाहिए, इंसान की पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, तो एक वो चीज़ थी। दूसरा जो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं एक गांव से आती हूँ, तो मैंने देखा है, मतलब मेरी उम्र की लड़कियाँ अभी इस वक्त उन सबके 2-2 बच्चे हैं, मेरे गांव की जो लड़कियाँ हैं। तो उस वक्त भी जब मैं पढ़ती थी, 12th में मैं थी, तब
आधे से ज़्यादा लड़कियों की शादी हो गई थी। तो ये ख्याल ना मुझे बहुत ऐसे लगता है, क्योंकि मैं टीवी में देखती थी, इतने बड़े बड़े लोग इतने काम कर रहे होते थे। हमारे यहाँ की औरतें जो टीवी में मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना है, मैंने कहा यार ये लोग इतना ऊंचा कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे किसी को पड़ी ही नहीं है लड़कियों की। मतलब ऐसा अभी भी इनफैक्ट बहुत चीज़ें बदल रही हैं, आई एग्री, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं। आप मतलब कंपेयर करेंगे यानी दिल्ली में जो स्टेटस है, उसके बाद मेरे गांव में जो स्टेटस है, तो यही सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रही हैं। और जब आपके परिवार ने कभी, आपके फादर ने कभी, आपके पिताजी ने या माताजी ने कभी इस तरह से कहा आपको कि लड़की हो, पढ़ लो, ग्रेजुएशन कर लो, कोई सेफ नौकरी ले लो और उसके बाद शादी कर लो, जो एक रूट बताया जाता है लड़कियों के लिए, ऐसा कभी किसी ने कहा आपसे? नहीं, इनफैक्ट इसका उल्टा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मतलब कोई चीज़ कर सकती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली में सारे, मेरी बेसिकली जॉइंट फैमिली है, तो मेरी फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी दादी, जो जनरली सोचते हैं ना कि बूढ़े लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, लेकिन उसके उलट ही वो काम करती हैं। मतलब उन्होंने जितना मोटिवेट किया होगा इस प्रिपरेशन के दौरान, वो कोई और नहीं कर सकता था। तो उन्होंने मेरे अंदर जो एक फेथ दिखाया कि नहीं नहीं, तुम इतने अच्छे से कर रही हो, तुम हर चीज़ तुम कर सकती हो। सेम चीज़ मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा, इन सब ने मुझे ही बताया कि तुम इससे बेहतर कर सकती हो। कभी हमारे घर में ये सुनने नहीं मिला कि तुम लड़की हो तो तुम ऐसा करो। या मेरा भाई भी है, मेरे 2 भाई हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है, तो मेरा एक कजिन भी है, तो वो सब छोटे हैं। तो कभी ये नहीं सुना कि नहीं नहीं तपस्या, तुम लड़की हो तो तुम ऐसे करो, तुम्हारे भाई ये काम कर देंगे। नहीं, मैं बड़ी थी, मैं सारे काम मैं ही कर रही थी। तो एक वो चीज़ भी थी कि हमेशा घर वालों ने ये बताया कि तुम एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमताएं हैं। ये जो आपका टेक चार्ज एटीट्यूड है कि सब काम खुद से करना है, मैंने सीखना है, दुनिया कैसे बढ़ रही है आगे, हर चीज़ को सोचना है मुझे, इसने आपको यूपीएससी में मदद की? मेंस में आपके आंसर्स लिखने हो या फिर इंटरव्यू में सवालों का जवाब देना हो, इसने मदद की आपको इस अप्रोच ने? आई गेस, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आप सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे होते, एक आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो भी उसमें झलकती है किसी भी तरह से। तो मैंने जिस तरह से जो एक अपना पर्सनैलिटी को मोल्ड किया, स्पेशली जब मैंने लॉ कॉलेज ज्वाइन किया पुणे जाके, तो शुरुआत शायद वहीं से हो गई थी। मुझे मेरी एक आदत है कि मैं हर चीज़ के बारे में थोड़ा सोचती हूँ। कोई भी इशू है, कोई भी सिंपल सी चीज़ होती है, तो मैं सोचती हूँ उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि वही चीज़ें मेरे शायद आंसर्स में रिफ्लेक्ट हुई होंगी, क्योंकि पर्सनैलिटी तो कैसे भी दिख जाती है इंसान की, आप छुपा नहीं सकते हैं उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से जो आज तक की जर्नी रही है वो पर्सनैलिटी को एड ऑन करती जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन होगा उसमें। यूपीएससी की तैयारी आपने कैसी की? बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? क्योंकि ये तमाम सवाल सबके मन में होते हैं कि शायद दिन रात आपको पढ़ते रहना पड़ता है, आप कुछ और काम नहीं करें, सिर्फ पढ़ाई करते रहें, तब शायद जाकर के आप इतना कठिन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और देखिए, पहले तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो सबके लिए अलग अलग होता है, वो लॉ था। और वो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन लॉ में किया है, तो मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का सोच ही नहीं सकती थी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं पढ़ाई के घंटों को लेके या हर वक्त पढ़ाई करने को लेके, मुझे लगता है कि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मतलब हम इंसान हैं, हाँ ठीक है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है, लेकिन वो सिर्फ वही काम नहीं कर सकता है। ऊपर से मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कोई भी इंसान हर वक्त तो नहीं पढ़ सकता है, या फिर जो कुछ लोग कहते हैं कि वो 16 घंटे पढ़ते हैं, वो मुझे नहीं लगता कैसे टाइम मैनेज करते होंगे, लेकिन मैं कभी 16 घंटे नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, दिन में 8 घंटे की आपको नींद चाहिए, उसके बाद 1-2 घंटे दिन में आपके खाने पीने और बाकी जो डेली चोर्स है वो करने में जाते हैं, तो आप 16 घंटे मुझे नहीं लगता कैसे ला पाते हैं। हाँ, मेरी जिस तरह से जो पढ़ाई की स्ट्रैटेजी रही है वो एक जो सब्जेक्ट को लेकर सब्जेक्ट सेंट्रिक रही है। मतलब मैं ये कोशिश करती थी कि हाँ, एक प्लान बनाया पहले कि चलिए इतने वक्त में इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, ये टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, और फिर सुबह उठते ही रोज़ का प्लान बनाना, पूरे टॉपिक्स लिस्ट कर लेना कि आज दिन में क्या ख़त्म करना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, और उस हिसाब से दिन में कितने घंटे हो रहे हैं, वो घंटे की वजह से नहीं, घंटे के हिसाब से तो नहीं पढ़ सकते आप, तो वो टॉपिक्स ख़त्म करने हैं, अब उसमें जितना वक्त लग जाए तो उस हिसाब से। और एवरेज यदि मतलब पूछा गया है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, प्रीलिम्स के वक्त 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, और मेंस के दौरान वही 12 घंटे तक करना पड़ा। इतनी पढ़ाई तो ज़रूरी हो जाती है। आपने? जी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो मैंने कोचिंग ली थी जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट दे रही थी उसके वक्त। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को भी कि कोचिंग के लिए जाए, क्योंकि देखिए हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है यदि उसे कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है
और आई गेस मेरी बहुत ज़्यादा गलती थी इस चीज़ में कि मैं पूरी तरह से कोचिंग पे डिपेंड हो गई थी। आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इस एग्ज़ाम के लिए। और मैंने जो देखा, मैंने सोचा कि यार अब कोचिंग करा रहे हैं तो सारा करा देंगे, ये सारी चीज़ें बता देंगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन वो एक चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि कोचिंग में इतने सारे इंस्टीट्यूट, इतने सारे एक तो स्टूडेंट्स होते हैं और इतनी सारी कोचिंग क्लासेस है। पहले तो आप चूज़ कैसे करेंगे कि कौन सी कोचिंग लेनी है, उसके बाद इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है तो पर्सनल अटेंशन नहीं मिल सकता है। तो ये पहली गलती थी मेरी कि मैं पूरा डिपेंड हो गई। और दूसरी चीज़ ये भी है कोचिंग से रिलेटेड कि आप यदि सिलेबस उठा के देखेंगे यूपीएससी का तो वो बहुत ही एक आपका पहले तो जो मटेरियल हम लोग को पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए वो बेसिक्स होते हैं सारे, वो आपको एनसीईआरटीज पढ़नी होती हैं और एक ग्रेजुएशन लेवल के आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आई गेस यदि किसी ने अच्छे से अपनी स्कूलिंग करी है और अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपके लिए तपस्या, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आंसर पता होते हुए भी हम मार्क्स गेन नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आंसर अटेम्प्ट करने का स्टाइल ठीक नहीं होता। तो हम आंसर को अटेम्प्ट कैसे करें? ओके, तो इससे रिलेटेड मैं 2 बातें कहना चाहूँगी। पहला तो ये होता है कि ठीक है, हाँ हमको आंसर पता है कि किसी क्वेश्चन का क्या है, पर उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है। क्योंकि कई बार हम इस चीज़ में गलती कर देते हैं। कोई क्वेश्चन मान लो बहुत सिंपल सा भी है तो उसमें हमें लगता है कि ठीक है हमें ये आता है तो हम वो लिख देंगे, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती है। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रहा है आपको उस हिसाब से आंसर लिखना है। एंड आई अग्री, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आंसर का स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया, मैंने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे, मैंने उन्हीं से सीखा कि कैसे करना है, कैसे लिखना चाहिए आंसर। तो मैंने देखा कि आपके पास वक्त ऑनेस्टली बहुत कम होता है जवाब लिखने के लिए मेंस में। तो लेकिन एक आपको यू हैव टू स्टिक टू दिस फॉर्मेट। और मेरे मार्क्स ठीक आ गए तो मुझे लगता है कि शायद ये स्ट्रैटेजी वर्क करी है। तो ये कि आप पहले उस आंसर में एक सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद जो बॉडी होती है आंसर की उसमें वही जो एग्जैक्टली पूछा गया है, मान लो आपको बोला है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी भी एस्पेक्ट को उस क्वेश्चन में, तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स वो दे दीजिए। उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन कि हाँ आप एग्जैक्टली इस आंसर के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब आप क्या कंक्लूड किस तरह से करें। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल और उठता है, इतना तैयारी आप लोग सब करते हैं और ब्रजेश अग्रवाल यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि तैयारी करते वक्त कई बार लोग हताश महसूस करने लगते हैं। आप अपनी हताशा दूर करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करती थी? हाँ, वैसे ये प्रिपरेशन इतनी डिफ़िकल्ट है, खासकर इसका जो टेन्योर है, मतलब इतने वक्त तक चलती है, तो लाजमी है कि हताशा होती है, परेशानियाँ आती हैं बीच में। लेकिन वही चीज़ है, जब इंसान इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करता है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। तो मैं हर बार यही सोचती थी कि जब मुझे थोड़ा सा मैं लो फील कर रही होती थी कि मैं ये सोचती थी कि मैंने क्या सोच के ये एग्ज़ाम मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो वो एक ख्याल आपके दिमाग में हर वक्त होना चाहिए कि भाई आपने ये एम सेट किया है लाइफ में, आपको ये चीज़ करनी है। परेशानियाँ आएंगी तो बस आप उस एम को दिमाग में रखते हुए बस अपना काम करते जाइए। आप रिजल्ट की फिक्र मत कीजिए, बस आप अपना अच्छे से, आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए। दूसरी बात, मैं दूसरों से बहुत मोटिवेशन लेने की कोशिश करती हूँ। मतलब मैंने देखा है, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं, मेरी लाइफ में बहुत लोग रहे हैं जिनसे मैं मोटिवेट होती हूँ। मेरे परिवार में मतलब हर इंसान अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है मेरे लिए, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो मैं ये नहीं कि मैं उन्हें कॉल कर लूँ, हाँ कई बार मैं बहुत लो होती थी तो मैं अपने घर वालों को कॉल कर लेती थी, अपने टीचर से बात कर लेती थी। कभी ये नहीं बोलती थी कि मुझे लो फील हो रहा है। आप उस लो फेज में बहुत वक्त तक नहीं पड़ी रहती थी, आप हमेशा खुद को वहां से, मतलब वो कहते हैं ना कि सफलता के लिए जरूरी है कि आप 9 बार गिर रहे हैं तो 10वीं बार फिर उठे, जी आप रुके नहीं, वो बहुत जरूरी है। एक सवाल और है अंजलि परमार का, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं जहां आज भी लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, तो अब जब आप सोशल सर्विस में आ चुकी हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप क्या करेंगी? और तपस्या से मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, आपके पिता जो हैं वो किसान हैं, किसानों का हाल हम देश में देख रहे हैं, कहीं पर कर्ज चढ़ा है उन पर, कहीं वो सड़कों पर आ रहे हैं। आपके विजन में ग्रामीण भारत कहीं होगा, किसान की भलाई होगी? जी। तो आप जो पहला कंपोनेंट है आपके क्वेश्चन का, मैं वो बताना चाहूँगी कि हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा जो अब सर्विस है उसमें
सिर्फ एक एस्पेक्ट पे हम फोकस नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग परेशानियां होती हैं, तो उनको फोकस करना होगा। बट आई गेस ये एक भारत की यूनिवर्सल चीज़ देखी गई है कि हम हर जगह एक जेंडर इनइक्वालिटी का एक कंपोनेंट होता है। तो हाँ, मैं उसमें बिल्कुल काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली मेरा एक मोटिवेशन ये भी रहा है यूपीएससी करने के लिए कि मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को बराबरी से देखा जाए, किसी को उसके जेंडर की वजह से ना जज किया जाए, ना ही उसे कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए, तो उसको बराबरी से देखा जाए। तो हाँ, मैं अपने काम में इस बात को पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी और मैं चाहूँगी कि ये चीज़ें बदलें, क्योंकि जब देखिए हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, हर प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन हम यदि हर इंसान को एक अलग तरह से देखने लग जाएं तो हम उसकी क्षमताओं को नकार देते हैं। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, इंसान को सिर्फ उनकी क्षमताओं की वजह से आप देखें, और यदि किसी में आपको लग रहा है कि क्षमता नहीं है तो उनको बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, ये नहीं कि। और अगर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा इस सबके बीच में, राजनीतिक दबाव जो कि आजकल ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट्स झेलते हैं, उसको कैसे डील करेंगी आप? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं कह सकती कि किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। हाँ, मैं मानती हूँ और सब लोग बोलते भी हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, लेकिन यदि आपको खुद पे भरोसा है और आप यदि अपना काम ऑनेस्टी से कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं अपने काम के थ्रू, तो आई गेस आपको कोई झुका नहीं सकता, किसी भी तरह का प्रेशर आपको झुका नहीं सकता अपना काम करने से। तो मैं बस यही है कि एक मोटिवेशन अंदर से हमेशा आएगा कि आपने ठीक है आज तक ईमानदारी से सारी चीज़ें की हैं, तो आगे भी आप ईमानदारी से करेंगे। जाते जाते मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कोई टिप्स, कोई संदेश जो आप देना चाहें, क्योंकि ये कहना बहुत, अब देखिए आज से 1-1.25 साल पहले आप लोग भी उसी मझधार में थे जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आज होंगे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, आप लोगों ने क्रैक कर लिया है, तो जिन्होंने नहीं किया है उनको क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सारे एस्पिरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को पहले थोड़ा सा पहचानिए। ठीक है, आपने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए आप आ गए हैं इस फील्ड में, तो आपने, आई एम श्योर आप सबके पीछे एक मोटिवेशन होगा इस चीज़ को करने के लिए। उसके बाद आप अपने आप को जब पहचानते हैं तो उसी हिसाब से आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, और जब आप वो स्ट्रैटेजी बन जाए तो सिर्फ पूरी ऑनेस्टी और पूरी लगन से आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, दैट इज़ हार्ड वर्क। और ये हार्ड वर्क पूरी ऑनेस्टी और पूरी लगन से होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने तपस्या। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि सफलता जो है वो लिफ्ट से नहीं मिलती है, आपको सीढ़ियां चढ़ के ही सफलता हासिल करनी पड़ती है, और सफलता उससे मिलती है जो खुद पर फेंके जाने वाली जो ईंटें हैं उन्हें इकट्ठा करके सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आई, तपस्या, आपने वक्त निकाला, यूपीएससी की परीक्षा आपने पास कर ली है, अगले आगे चुनौतियां हम उम्मीद करते हैं आज जर्नलिस्ट भी आपकी सक्सेस स्टोरीज को, समाज को बदलने की जो स्टोरीज होंगी उन्हें हम कवर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।